ये प्रबुद्ध जनों की आज बैठक थी। ऐसा श्रीनाथ बाबा जी के महंत श्री कौशलेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आज यहाँ सभी वरिष्ठ लोग आए हुए थे। कहीं न कहीं आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आपके सानिध्य में इतने सारे लोग उपस्थित हुए और ये संकल्पित भाव से लोगों ने अपनी बातों को भी महाराज जी के सामने भी रखा। महाराज जी ने उनसे भी आग्रह किया और हमने भी आग्रह किया कि आने वाले 1 जून को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबा करके फिर से तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो देश का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें घोसी लोकसभा को विकसित करना पड़ेगा। काशी के बाद रसड़ा में भी छोटी काशी कही जाती है, इसको लेकर आपके मन में क्या योजना भी मन से देखिए क्या है, किस तरह से इसको डेवलपमेंट मैं बताता हूँ। बड़ी काशी से चल के छोटी काशी में आया मैं और मेरे मन की तो एक ही इच्छा है यहाँ इस रसड़ा को जिला बनाने का, क्योंकि जब रसड़ा जिला बन जाएगा, जिस प्रकार से हमारी सरकार की भी योजना है कि जैसे मऊ जनपद में 2 लोकसभा करने का, बलिया में 3 लोकसभा करने का, तो उसी प्रकार से हमारी इच्छा ये है कि रसड़ा को हम लोग जिला बनावें और सारे IPS और PCS या IAS इन सारे लोगों को मैं यहाँ स्थापित करूँ और इसके साथ साथ वो सारी सुविधाएं यहाँ पर देने का काम करूँ। जैसे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो गई, पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था हो गई, ITI कॉलेज की व्यवस्था हो गई, युवाओं को खेलने के लिए, व्यायाम करने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था हो गई, इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ने के लिए अटल आवासीय विद्यालय की व्यवस्था हो गई। मतलब हर स्तर से जब ये रसड़ा जिला में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा मानना ये है कि इस क्षेत्र के रहने वाली जो जनता है, जो इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार बढ़ेगी और जब विकास की रफ्तार बढ़ेगी तो सरकार की सारी सुख सुविधाएं जनता तक जाने का भी काम करेगी। देखा जाए कि पिछले चुनाव में यहाँ से गठबंधन की जो अतुल राय जो यहाँ सांसद होने थे, इस बार आपके सामने सपा से राजीव राय जी हैं, क्या मानते हैं इस बार की चुनाव आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मैं बहुत दिन से घूम रहा हूँ और जिस प्रकार से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, यहाँ विपक्ष नाम का चीज़ ही खत्म हो गया है। यहाँ जाति, धर्म, पार्टी सब बंधन टूट चुका है और सभी लोग घोसी लोकसभा से कमल खिलाने के लिए तैयार हैं और कमल तभी खिलेगा जब छड़ी का बटन दबेगा। विपक्ष के द्वारा लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई है, लगातार कही जा रही है, क्या कहेंगे? विपक्ष जो है एक तरफा बात कर रहा है। विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि अगर महंगाई की बात वो कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार उसका विकल्प भी दे रही है। जिस गरीब को महंगाई तब समझ में आती है जब गरीब पंचूरन के दुकान पर जाता है सामान खरीदने के लिए। गरीब को महंगाई तब समझ में आता है जब वो जाता है हॉस्पिटल में इलाज के लिए। गरीब को महंगाई तब समझ में आता है जब वो जाता है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। ये बात भी विपक्ष को समझना चाहिए कि हमारी सरकार गरीब को राशन भी दे रही है कि वो पंचूरन की दुकान पर न जा पावे और उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हों। इसके साथ साथ दूसरी बात, गरीब हॉस्पिटल जाता है तो उसको महंगाई समझ में आती है। हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क दे रही है किसी भी अस्पताल में। जब गरीब को ये व्यवस्था दी जा रही है तो कहीं ना कहीं महंगाई को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। तीसरी बात, जब शिक्षा के क्षेत्र में जाता है गरीब अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, अगर उसको वहाँ पर महंगाई समझ में आती है तो हमारी सरकार उसके लिए विकल्प तैयार कर रखा है कि कक्षा 1 से लेकर के MA तक सरकार बिना पैसा में लड़का लड़की को पढ़ाएगी और अटल आवासीय विद्यालय खोल करके जो भी मजदूर किस्म के लोग हैं, श्रम करते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे बिना पैसे में 5 से लेकर के 12 तक पढ़ने का काम करेंगे। विपक्ष को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं तो आग्रह करूँगा विपक्ष के लोगों से कि विगत 10 साल के जो कार्यकाल हैं, जरा उस कार्यकाल की भी चर्चा कर लिया करें कि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे योगी जी ने लागू किया हुआ है, आज गुंडे माफिया सब उनका आता पता नहीं है कहाँ चले गए। आज कोई भी जरा सा खुराफात कर रहा है, गरीब को परेशान कर रहा है या किसी भी ऐसे अराजक तत्व हताहत हो रही है तो तुरंत सरकार एक्शन में आ रही है। शासन और प्रशासन एक्शन में आकर के उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए, भारतीय संविधान के नियमों को पालन करते हुए वो उसको जेल भी भेजने का काम कर रही है। एक बात विपक्ष और कह रहा है, विपक्ष कह रहा है भारतीय संविधान खतरे में है। लगता है वो अपने आँख पर वो काली पट्टी बांध लिए। उनको देखना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7 चरण में चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव हो रहा है।
अभी कहीं पर भी किसी प्रकार का ये नहीं हुआ जिस प्रकार से पूर्व की सरकार में होता था कि कोई व्यक्ति वोट देने जाता था, अगर वो कह देता था कि हम भाजपा को वोट करेंगे, तो ये दबंग किस्म के लोग, गुंडई करने वाले लोग उसका हाथ काट लेते थे। तमाम बच्चियों के साथ उसी बूथ पर चीरहरण हो जाता था। आज किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि योगी जी की और मोदी जी की सरकार में कोई जरा सा कोई कुछ उल्टा सीधा काम कर दें। भारतीय संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में समाजवादी पार्टी का संविधान जरूर पड़ गया है। समाजवादी पार्टी अपने संविधान को बचाने के लिए वो भारतीय संविधान का शरण ले रखा है। इसलिए मैं सचेत करना चाहता हूं उन सभी लोगों को, जिन लोगों को ये भय सता रहा है कि भारत का संविधान खतरे में पड़ गया है। भारत का संविधान अगर खतरे में होता तो इतनी आसानी से, सहजता से, सरलता से लोकतंत्र में इस लोकसभा का चुनाव का संचालन नहीं हो पाता है। जी, लगातार आप क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं और इसी लोकसभा में आपका घर भी पड़ता है। लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, इस दौरान कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है? और आप सांसद बनते हैं तो 2 ऐसा कार्य बताएं जिसको आप सबसे पहले उस कार्य को पूर्ण करें। मैंने मंच से भी बोला और मेरे हर संबोधन में होता है। मुझे तकलीफ़ तब होती है क्योंकि रसड़ा केंद्रीय कार्यालय होने के नाते इस इर्द गिर्द के जनपदों से या फिर इस जनपद से जब कोई व्यक्ति फ़ोन करता है और जाता है लखनऊ, कहता है कि पीजीआई में एडमिट करा दीजिए, वहाँ जब एडमिट कराने की बंदोबस्त कर देता हूँ और जब ये फ़ोन दोबारा करता है कि हम जिस पेशेंट को लेके जा रहे थे उसकी जान नहीं बची, तब तकलीफ़ होती है कि अगर हमारे इस बलिया में पीजीआई स्थापित हो जाता, एक बड़े अस्पताल का निर्माण हो जाता, तो यहाँ के लोगों का इलाज यहीं पर होता। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से मुख्य रास्ते का निर्माण हमारी सरकार ने कराया, दूसरा काम जो मुझे सबसे बड़ा काम करना है, उस मुख्य रास्ते से जुड़े हुए जितने छोटे रास्ते, लिंकअप रास्ते हैं और जो गांव की पगडंडी है, जब इसको दुरुस्त कर लेंगे, उस गांव के जो रास्ते बने हुए हैं, उस रास्ते में जो नाली पड़ा हुआ है और वो नाली में जलभराव हो गया है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के भी तरफ से तमाम। राजभर जी यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, पूरे रसड़ा विधानसभा के हर वर्ग के प्रबुद्ध लोग आज यहाँ उपस्थित थे और मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के गोविंद नारायण शुक्ला जी प्रदेश महामंत्री हैं और अपने इस गोरख प्रांत के प्रभारी भी हैं। तो आज यह बात रखी गई है, प्रधानमंत्री जी योगी जी, जो एक प्रधानमंत्री जी का सोच है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, और जो योजना चल रही है उस योजना को और रफ्तार देने के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, जिसमें घोसी जो लोकसभा है एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, इनको जिताना है। इसलिए हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और आज पूरे विधानसभा के प्रबुद्ध लोगों ने यह तय किया है कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी को घोसी से और ख़ासतौर से रसड़ा विधानसभा से लीड देंगे और 1 जून को भारी मतदान होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा तो सब उसके साक्षी होंगे। 1 जून को मतदान होना है, ऐसे में अरविंद राजभर जी यहाँ के प्रत्याशी हैं। अपने लोगों से, रसड़ा विधानसभा के लोगों से और पूरे लोकसभा के क्षेत्र से आपका क्या अपील रहेगा? इसके पहले भी सरकार रही है। मेरा यही अपील है कि विकसित भारत बनाने का और भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का, हर व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का अपना जो मत है उस दिशा में वो दे, क्योंकि विपक्ष की क्या स्थिति थी 2014 से पहले सभी लोगों ने देखा और 2014 के बाद एक गरीब जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे सिर के ऊपर छत होगा, उसको आवास मिला, शौचालय मिला, माताएं लकड़ी बीन करके चूल्हा भोजन बनाया करती थी। बलिया की धरती पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आकर उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किए और किसानों को सम्मान निधि योजना के माध्यम से साल में 6,000 रुपये, आयुष्मान कार्ड से लोगों का 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है। जो सरकार बनने के बाद 70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनका 5 लाख का इलाज होगा। तो इससे तमाम आप देख रहे हैं पूरे देश में रोडों का जाल बिछ रहा है, बिजली आसानी से 18 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसानों को खाद, अगर किसान अनाज पैदा कर रहा है आसानी से क्रय केंद्र पे बिक जा रहा है और खाते में डायरेक्ट पैसा चला जा रहा है। तो जो भी योजना है धरातल पे पहुंच रही है तो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज देख रहे हैं कोविड काल से सभी लोगों को राशन भी उपलब्ध हो रहा है, हर चीज़ में सुधार हो रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, विश्व में
भारत का डंका बज रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री अन्य देशों में जाते हैं तो हाथों हाथ लिए जाते हैं, यह गर्व हम लोगों को भी होता है। तो इसलिए एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, तो हम सभी लोग ताकत लगाए हैं और पूरा लड़ाई यहाँ है ही नहीं। सपा बसपा मिलकर के लड़ी थी, कांग्रेस सपा भी मिल के लड़ी थी, क्या हर्ष हुआ हर कोई ने देखा। इस बार कोई लड़ाई नहीं है। डॉक्टर अरविंद राजभर जी एक तरफा लड़ी थी, यहाँ से चुनाव हार गई थी बीजेपी जी। पिछली बार सपा बसपा मिलकर लड़ी थी, लेकिन यहाँ से चुनाव हार गई। जी जी, तो देखिए थोड़ा सा जो प्रत्याशी थे उन्होंने मेहनत नहीं किया, नाराज़गी भी थी, वो केवल 2000 से, और युवा और तेज तराक पढ़े लिखे और काफ़ी ऊर्जवान अरविंद राजभर जी हैं। तो इस बार कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा यह घोषित अरविंद राजभर जी जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।